गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अविरल शर्मा। मैं आपको आज समास के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उस सब में समास पूछा ही जाता है। ये 2 से या 4 नंबर इसमें हिंदी में हमसे पूछे ही जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस या हमारा ट्रिपल एस यूपी ट्रिपल एस सी, वीडियो, एसएससी, टीजीटी या टेट हो हमारा, जो भी हमसे राजस्व निरीक्षक परीक्षा, लेखा अधिकारी परीक्षा, कोई भी परीक्षा अगर आप उठा लें आपको उसमें समास देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और आज मैं आपको एक बिल्कुल न्यू ट्रिक से पढ़ाने जा रहा हूँ समास। आप कभी भूलेंगे नहीं इस तरीके से। तो चलिए बस वीडियो को ध्यान से देखना है और अपने आप श्योर हो जाएंगे कि आप परीक्षा में जाके 3 से 4 नंबर आराम से पा सकते हैं। तो बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं समास के बारे में। क्या होता है समास? तो समास, इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण का अर्थ होता है हमारा छोटा करना, किसी चीज़ को छोटा करना। समास 2 धातुओं से मिलकर बना है, सम धन अस। सम का अर्थ है संयोग, अस का अर्थ होता है संयोग। तो जहाँ संयोग होता है, जहाँ संयोग होता है वहाँ होता है हमारा समास। आइए तो इसकी परिभाषा जानते हैं। परिभाषा के अनुसार जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया शब्द या सार्थक शब्द बनता है वहाँ होता है हमारा समास। तो वो समास कहलाता है जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर बनते हैं, वहाँ होता है समास। इसका उदाहरण देख लेते हैं। माखन चोर। माखन चोर का अर्थ क्या होता है? कृष्ण। कृष्ण। तो एक सार्थक शब्द हमारा बना। 2 शब्द हैं हमारे, माखन और चोर, और इनसे मिलकर हमारा एक नया शब्द बना माखन चोर, जिसका अर्थ होता है कृष्ण। तो एक सार्थक शब्द का निर्माण हुआ, इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम? समास। आइए देखते हैं। समास में 2 पद होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक लाइन दे रखी है आपको, माखन और चोर। तो माखन इसमें क्या हो जाएगा? पूर्व पद, और चोर हमारा उत्तर पद। ये 2 पद हो गए। आइए बात करते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर समास के वर्गीकरण के भाषा बारे में। समास 6 प्रकार का होता है। हिंदी भाषा में समास को 6 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं इन 6 भागों के बारे में, क्या हैं देखते हैं एक बार। पहला आता है हमारा अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विग समास, पांचवा द्वंद्व समास, और छठवां आता है हमारा बहुव्रीहि समास। आप देख सकते हैं बहुव्रीहि समास। चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके इनके बारे में, और बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं मैं आज आपको, और आप कभी भूलेंगे नहीं इस तरीके से। बस मैं आपको गारंटी देता हूं, बस ध्यान से देखिएगा और आप बहुत ही आसान लगेगा आज आपको। अगर समास कठिन लगता है तो बहुत ही आसान लगने वाला है इस वीडियो के बाद। आप बस ध्यान से देखना है आपको। चलिए बात करते हैं हम अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास, समास होता है हमारा जिसमें दो शब्द बनते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो जहाँ पूर्व पद और उत्तर पद मिलते हों, हमारा पूर्व पद अव्यय हो और पूर्व पद हमारा प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद अप्रधान, और पूर्व पद अव्यय हो, वहाँ क्या होता है? हमारा अव्ययी भाव समास। चलिए उदाहरण देख लेते हैं इसका। प्रतिदिन, इसमें पूर्व पद है हमारा प्रत्यय, उत्तर पद दिन। प्रत्यय आप जानते ही हैं, प्रत्यय एक अव्यय होता है। प्रत्यय हमारा अव्यय होता है तो पूर्व पद अव्यय है। प्रतिदिन का अर्थ होता है दिन दिन। तो प्रत्यय हमारा क्या है? प्रधान है। प्रत्यय हमारा प्रधान और अव्यय है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। एक और उदाहरण देखते हैं इसका। एक और उदाहरण, यथाशक्ति। एक उदाहरण और देखते हैं, यथाशक्ति। यथाशक्ति।
अगर हम बात करें इसके विग्रह के बारे में तो यथा धन शक्ति, यथा हमारा होता है अव्यय, शक्ति हमारा उत्तर पद हो गया, पूर्व पद यथा हो गया, पूर्व पद यथा शक्ति का अर्थ क्या होता है, शक्ति के अनुसार। तो पूर्व पद हमारा प्रधान है इसमें, इसलिए क्या होगा, अव्ययी भाव समास। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे समास की तरफ, तत्पुरुष समास। देखते हैं तत्पुरुष समास होता क्या है हमारा। चलिए बात करेंगे इसके बारे में। आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ, बस ध्यान से देखना है आपको तत्पुरुष समास क्या होता है। चलिए बात करते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। मैं आपको जैसे बता चुका हूँ, पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं किसी भी समास में, जहाँ पूर्व पद विशेषण और हमारा अप्रधान होता है। पूर्व पद पर जोर नहीं दिया जाता, उत्तर पद हमारा विशेष्य होता है, उस पर जोर दिया जाता है और वो प्रधान होता है। तो जहाँ दो पूर्व पद और उत्तर पद हों, आपस में मिलकर नया शब्द बना रहे हों, जहाँ हमारा उत्तर पद प्रधान हो, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हों और उत्तर पद प्रधान हो, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो उदाहरण देखते हैं इसका। मृत्युंजय, मृत्यु धन विजय, इसका क्या विग्रह हुआ, मृत्यु धन विजय, मृत्यु को जीतने वाला। मैं इसकी एक बहुत ही आसान सी ट्रिक आपको बता देता हूँ। जहाँ भी आपको कारक चिन्ह मिलें, आपको कोई भी कारक चिन्ह मिले, कारक चिन्ह अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। कर्ता, कर्म, करण, इनके चिन्हों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कर्ता, कर्ता, कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो ये सारे जो चिन्ह होते हैं, जहाँ भी हमें विग्रह करने पर ऐसा कोई शब्द मिल जाए, वहाँ हमारा तत्पुरुष समास होता है। जैसा आप देख सकते हैं उदाहरण में, मृत्युंजय, मृत्युंजय का अर्थ क्या होता है, मृत्यु को जीतने वाला, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ को विग्रह करने पर हमारा को शब्द आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। एक और ले लेते हैं उदाहरण, मन चाहा, मन से जिसे चाहा, तो से आ रहा है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तो जहाँ भी कारक चिन्ह आते हैं हमारे, जिस भी समास के विग्रह करने पर कारक चिन्ह आते हों, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। ये इसका बहुत ही अच्छी पहचान है। आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएं और आप देख सकते हैं, आपको मिलेगा, तो आप बस उनका आपको विग्रह करना है और आपको पता चलेगा अगर उसमें कारक चिन्ह होगा तो उसमें तत्पुरुष समास हमारा निश्चित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम तीसरे समास की तरफ, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या होता है देखते हैं। जहाँ दो शब्द पूर्व पद और उत्तर पद मिलते हों, पूर्व पद हमारा विशेषण होता हो, विशेषण पूर्व पद हो, उत्तर पद विशेष्य, जबकि पूर्व पद गौड़ होता है हमारा और विशेष्य प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन इन दोनों में एक उपमान और उपमेय का संबंध होता है, इसमें उपमान एवं उपमेय का संबंध होता है। तो ये संबंध जिसमें भी मिलेगा आपको, वहाँ क्या हो जाएगा कर्मधारय समास। चलिए एक बार इस समास को हम उदाहरण से सीख लेते हैं क्या होता है। जैसे नीलकंठ, उदाहरण के लिए नीलकंठ, नील धन कंठ, तो कंठ क्या हो गया हमारा विशेष, कंठ, जिसका कंठ नीला हो, तो नीला क्या हो गया हमारा, नीला हो गया विशेषण, क्योंकि वो कंठ की विशेषता बता रहा है, तो कंठ की विशेषता बताने वाला नील हो गया हमारा विशेषण। नीला है जिसका कंठ, वहाँ क्या होगा हमारा कर्मधारय समास। परमानंद, परम धन आनंद, आनंद परम, तो परम हो गया हमारा विशेषण, आनंद हो गया हमारा विशेष्य। तो देखते हैं इसमें कौन सा समास आएगा, कर्मधारय समास। चलिए ये आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक नोट करने वाली बात है, पुरुषोत्तम तथा ऋषिवर, इसमें हमारा बस जरा सा उल्टा हो जाता है। पुरुष धन उत्तम, हमारा उत्तर पद
जो भी हमारा ये दोनों हमारे अपवाद होते हैं कर्मधारय समास में, आपको याद रखना है ये चीज़, आपको ये अपवादों को याद रखना है। पुरुषोत्तम, पुरुष धन उत्तम, उत्तम क्या हो गया हमारा विशेषण, पुरुष हो गया हमारा विशेष्य। तो इसमें क्या हो गया, जरा उल्टा हो गया, क्योंकि हमारा क्या होता था, हमारा उत्तर पद होता था विशेष्य, जबकि यहाँ पूर्व पद ही विशेष्य है। इसलिए यहाँ भी कर्मधारय समास है, ये एक अपवाद है। ऋषिवर, ऋषिवर प्लस वर, ऋषि श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ क्या हो गया हमारा विशेषण, ऋषि हो गया हमारा संज्ञा, तो जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है वो हो गया विशेषण। इसलिए यहाँ भी हमारा क्या होगा कर्मधारय समास, लेकिन ये दोनों अपवाद होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौड़ होता है हमारा, वहाँ हमारा कर्मधारय समास होता है। तो ये जो आप नोट में मैंने लिख रखा है, आप कृपया इसे याद कीजिए, क्योंकि ये अपवाद होते हैं। कुछ अपवादों को मैंने सम्मिलित कर लिया है कि आपको याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे समास की तरफ। कौन सा है चौथा समास देख लेते हैं। द्विग समास, द्विग समास, इसकी भी मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं, इसको हम चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं एक बार। द्विग समास, तो पूर्व पद और उत्तर पद जहाँ मिले, पूर्व पद हमारा गौड़ होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, विशेषण होता है, लेकिन ये संख्यावाची विशेषण होता है। जहाँ भी आपको संख्या देखने को मिल जाए वहाँ हमारा द्विग समास होता है। शताब्दी, सत धन अब्दी, मतलब 100 वर्षों का समय, 100 ईयर्स, 100 वर्ष, 100 वर्ष का मतलब क्या होता है शताब्दी। तो जहाँ भी आपको संख्या मिल जाएगी, संख्या आपको मिल गई 100, तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना, आपको लगा देना है द्विग समास। हमारा क्या हो जाएगा इसका द्विग समास। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं, इसका क्या है पंचवटी, तो पंचवटी, पंच धनवटी, 5 वृक्ष, 5 वृक्ष, क्या हो गया 5 वृक्ष। तो आपको संख्या मिली, आपको 5, आपको संख्या मिल गई 5, तो यहाँ हो जाएगा द्विग समास। द्विग समास का एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है कि आपको बस संख्या देखनी है, किसी भी शब्द में अगर आपको संख्या मिलती है तो वहाँ द्विग समास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम द्वंद्व समास की ओर। हमारा 5वां समास द्वंद्व समास। इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, मैं बता देता हूँ, हमें बहुत ही गहराई से समझने की इसे आवश्यकता नहीं है। जहाँ भी हमें योजक चिन्ह मिल जाए, हमें जहाँ भी योजक चिन्ह मिल जाए, योजक चिन्ह तो आप जानते ही होंगे, जैसे भाई बहन के बीच में, गंगा यमुना के बीच में, माता पिता के बीच में, या इनका विग्रह करने पर और अथवा या एवं शब्द आ जाए। भाई बहन, भाई बहन का विग्रह क्या हुआ भाई और बहन, तो और आ गया हमारा गंगा जमुना, गंगा और यमुना, माता पिता, माता और पिता, योजक चिन्ह तथा और आ जाए वहाँ होता है हमारा द्वंद्व समास। चलिए ये तो बहुत सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा आपके, नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बहुब्रीहि समास की ओर। इसका भी एक बहुत ही सिंपल ट्रिक होती है। ये और कर्मधारय समास लगभग सेम होते हैं, लेकिन बस इसमें एक छोटा सा अंतर होता है जो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा अंतर है, देखते हैं क्या होता है ये। बहुब्रीहि समास में हमारा जब हम विग्रह करते हैं तो अर्थात हमेशा आता है। अर्थात, अर्थात, जहाँ भी विग्रह करने पर अर्थात आ जाए वहाँ हमारा बहुब्रीहि समास होता है। चलिए देखते हैं। पूर्व पद अप्रधान, उत्तर पद भी अप्रधान होता है। इसमें जब ये दोनों शब्द मिलते हैं तो एक नया शब्द तीसरा बनता है जो कि प्रधान होता है। जो क्या होता है हमारा प्रधान, तो प्रधान होता है। चलिए देखते हैं इसको उदाहरण से। चक
चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में। चक्र किसके हाथ में होता है? अर्थात विष्णु, विष्णु के हाथ। इसका अर्थ क्या हो गया? विष्णु। मैंने आपको बताया था जहाँ भी अर्थात आ जाए वहाँ होता है हमारा बहुव्रीहि समास। तो आप देख सकते हैं इसमें अर्थात आया है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, भोले शंकर। तो जहाँ अर्थात आ जाए वहाँ हमारा बहुव्रीहि समास होता है। चलिए हम